Hello friends, my name is Lieutenant Bhaskar Shukla and I am basically from New Delhi और मेरी जो जर्नी है वो शुरू होती है मेरे एजुकेशन से जो कि मैंने किया है नवयुग स्कूल सरोजिनी नगर से। ये स्कूल स्पेशली नोन है फॉर स्कॉलर चिल्ड्रन जो बच्चे थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं बट आमतौर पे जो गरीब घर के होते हैं उनके लिए होता है बट कुछ सीटें नॉर्मल बच्चों के लिए भी रिजर्व होती है जो नॉर्मल फैमिलीज के होते हैं। तो इसमें कंपटीशन होता है ऑल इन लाइक नो दिल्ली तो उसमें मेरा हुआ एंड इट वाज अ वेरी नाइस स्कूल जिसमें मैंने स्विमिंग वगैरह भी था हमारे स्कूल में और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी। देन वहाँ से ही मैंने एनसीसी भी जॉइन कर ली थी और लाइक राइट फ्रॉम 8th टिल माय ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मैंने एनसीसी करी जिसके दौरान मैंने ए, बी और सी तीनों सर्टिफिकेट्स लिए। एनसीसी का स्कॉलरशिप भी मुझे मिला। बचपन से मेरा शौक था कि आर्म फोर्सेस में जाऊँ बिकॉज़ फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से है पूरा मम्मी साइड से स्पेशली। सो वो एक जो ड्रीम था वो पहले मैंने एनडीए का एक अटेम्प्ट दिया समहाउ उसमें इतना सक्सेस नहीं मिला एसएसबी में तो देन सीडीएस के थ्रू मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन किया एज अ नो ऑफिसर कैडेट और हमारी मैंने ट्रेनिंग करी अपनी गोवा में उसके बाद हमारा दूसरे सी कैडेट फेज हुआ कोची में एंड देन मिडशिपमैन मुंबई में किया एंड देन आई बिकेम अ कमीशन्ड ऑफिसर and then it was a very fruitful journey of my life because वहाँ पे मैंने कई सारे स्पेशल कोर्सेज के लिए अभी अप्लाई कर पाया मैंने डाइविंग कोर्स किया आई बिकेम अ शिप डाइवर ऑफिसर जो कि एक स्पेशल कोर्स होता है उसके बाद मैं मार्कोस कोर्स के लिए भी गया एंड इट वाज अ वेरी नाइस जर्नी बहुत कुछ सीखने को मिला बट समहाउ मेरा थोड़ा सा शुरू से ही सी सिकनेस को मैंने जो ऑब्जर्व किया था कैडेट फेज के दौरान था तो उस चीज को लेते हुए कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आ रही थी बिकॉज बीइंग एन एग्जीक्यूटिव कैडर ऑफिसर वो चीजें एट सी सर्विस करना जरूरी था हमारे लिए तो बेस्ड ऑन दैट आई हैड टू look for other options because I knew my talents कि मैं बाहर आके भी अच्छा कर पाऊंगा। सो देन आई टूक अ प्रीमैच्योर रिटायरमेंट और मैंने फिर अपना कॉर्पोरेट जर्नी शुरू किया अडानी ग्रुप से। आई वाज देयर विद महिंद्रा पोर्ट जहाँ पे मतलब इट वाज मोर लाइक नेवी सॉर्ट ऑफ थिंग बट देन मोर इनटू सिक्योरिटी थिंग्स और फिर उसके बाद से अभी मैंने 2-3 स्विच लिए इट वाज गोइंग रियली वेल और अभी मैं एक थर्मल पावर प्लांट में हूँ जहाँ पे मैं सिक्योरिटी विजिलेंस और एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ एंड कुछ पिछले कुछ सालों से मैं अपने आप पे काफ़ी फ़ोकस कर पा रहा हूँ एंड जिसकी वज़ह से मैंने कुछ चीज़ें शुरू करी हैं जैसे एक तो मैंने शुरू से ही रनिंग वग़ैरह में अच्छा था ख़ासकर जैसे जब मैं कमांडो कोर्स कर रहा था तो उस दौरान तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी। तो रनिंग वग़ैरह में मैंने मैराथन्स किए कुछ हाफ मैराथन्स, मैराथन्स और रिसेंटली मैंने 2 साल पहले एक अल्ट्रा मैराथन किया 100 किलोमीटर का एंड उसके लिए सर्टिफिकेट एंड मेडल मिला एंड उसके साथ-साथ मैंने उसके बाद फिर कुछ सिक्योरिटी के इंटरनेशनल ग्लोबल सर्टिफिकेशंस किए सीपीपी जैसे है उसमें से एक जो एएसएस इंटरनेशनल है यूएसए की बॉडी उसके थ्रू अप्रूव्ड है। देन सीआईएसएम मैंने किया और कई सारे सर्टिफिकेशन किए। देन उसके बाद मैंने कुछ दिनों बाद जब ये लॉकडाउन लग गया 2020 में पिछले साल तो उसको टाइम को सही यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने सर्टिफ़िकेशन करने शुरू किए, रात-दिन पढ़ाई करी क्योंकि मुझे जुनून था, मैं देखता था लोग काफ़ी सर्टिफ़िकेशन डाल रहे हैं, तो मैं डालता चला गया, मैं करता चला गया और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैंने करीब 50 दिन बीत गए थे कि मैंने 175 सर्टिफ़िकेशंस कर लिए थे। तो पता चला कि वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हालाँकि मैंने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई भी किया, लिम्का में भी अप्लाई किया, बट तब तक उनके पास वो कैटेगरी थी नहीं तो उन्होंने दे एप्रिशिएटेड माय एफर्ट्स मुझे मेल आए बट समहाउ इट वाज नॉट रजिस्टर्ड बट मेरे कुछ दिनों बाद ही एक दूसरी लेडी थी साउथ इंडिया से उन्होंने 300 सर्टिफिकेशंस किए 90 डेज में हालांकि पेस वाइज माय पेस वाज बेटर बिकॉज आई कुड डू इट इन 40 डेज 175 and she did it in 90 days 300 certification but somehow her record was registered and I'm really happy for her for that thing। तो ये एक उपलब्धि मिली जो कि लिंक्डइन पे मेरे डालते ही वहाँ पे वायरल हो गया और मेरे पोस्ट पे ऑलमोस्ट 6 मैंने पोस्ट डाले थे टोटल 5 लाख प्लस व्यूज आए थे। एक एक जो सबसे पहला पोस्ट डाला था उस पे करीब 3 लाख प्लस व्यूज आए एंड उसके बाद से कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया पूछने के लिए कि कैसे आपने ये सर्टिफिकेशंस किए एंड ऑल एंड देन मैंने जब ये देखा कि हाँ ये चीज एक जर्नी अच्छी हो गई कुछ सालों में क्योंकि मैंने बीच में एक नॉन स्टॉप स्विमिंग भी करी हमारी कंपनी स्विमिंग पूल में 7 किलोमीटर्स की और वो भी एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। तो
इट वाज़ लाइक कि 2-3 चीज़ें मैंने जब देखा कि ये सारी चीज़ें कुछ अच्छी हो गई हैं, लोगों ने फ़ॉलो करना शुरू किया, टिप्स लेना के लिए बात करी, तो मैंने एक ग्रुप बनाया अचीवर्स का, जो मैं जिनको जानता था, जिनसे मैं इन्फ्लुएंस था, और धीरे-धीरे कहते हैं उसको एक नाम दिया, उसकी एक वेबसाइट, मतलब उसके बाद उसको एक फाइनल नाम दिया जो कि द अल्टीमेट मेंटर्स तुम के नाम से हमारा ग्रुप है, अभी तो काफ़ी फ्लरिश हो गया है। तो हमने उसकी वेबसाइट बनाई, 2 वेबसाइट बनाई, www.tum.org.in और www.theultimatementors.com। और हमने हमारा थीम सॉन्ग भी है, हमारे में करीब 350 प्लस मेंबर्स हैं, दे ऑल आर अचीवर्स ऑफ देयर फील्ड, वेल नोन पर्सनैलिटीज़, प्रोफेशनल सेलिब्रिटीज़, and it is going on very well. Our main thing is to help people across the nation, especially youth, to help them hold hand holding in terms of entrepreneurship, doing certifications, training, job assistance, and whatever entrepreneurial skills. तो स्किल इंडिया से हमने अपने आप को अटैच किया है, इसलिए ताकि कोई भी हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस ले सकता है, गाइडेंस ले सकता है, एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प, टू गिव बैक टू द सोसाइटी। दिस इज आवर मेन थीम। सो ये द अल्टीमेट मेंटर्स ग्रुप भी हमारा चल रहा है, और उसी दौरान मैंने लाइक मुझे अच्छा लगता है, पोएट्री वगैरह मैंने पहले से भी कर रहा था, आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे थे, तो उस चीज पे मैंने एक पोयम भी लिखी थी, इफ यू कैन। वो मैं पोयम आपसे कभी शेयर करूंगा, तो उसमें इसमें लिखा है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, इफ यू कैन डू सर्टेन थिंग्स यू कैन डेफिनेटली बिकम फेमस। सो दिस हैज बीन माय जर्नी सो फार, एंड रियली आई रियली फील ब्लेस्ड कि मुझे काफी लोगों का सपोर्ट मिला, एंड आज हम एक अच्छे रास्ते पे चल पा रहे हैं, सब मिलकर, जो मेरा ग्रुप है खासकर, एंड वी आर प्लानिंग कि हम आने वाले समय में एक पैन इंडिया रिकॉग्निशन ले सके एज ए ग्रुप। दिस इज माय जर्नी मैम। ओके, यस। दैट्स यस। रियली नाइस। काफ़ी कुछ किया है आपने नेवी से, उसके बाद आपने रनिंग में भी, एंड देन 175 कोर्सेज मतलब वो जब मैं आपका थैंक यू। लिंक्डइन भी पढ़ रही थी तो मुझे एकदम से वो चीज़ काफ़ी एक होता है ना, अट्रैक्ट करती है कि 175 कोर्सेज जो है आपने एक काफ़ी शॉर्ट टाइम में किए, सो दैट वाज काइंड ऑफ रियली वो था। एंड अगर मैं बात करूँ सर आपके नेवी के जर्नी की, सो राइट मैम। उसके लिए आपने सीडीएस क्लियर किया था। यस मैम। सो आपने खुद से उसकी प्रिपरेशन की थी या फिर उसके लिए कोई आपने गाइडेंस ली थी? किस तरीके से आपने उसके लिए जो है प्रिपेयर करना शुरू किया था अपने आप को? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम, राइट वहीं पे राइट मैम। वहीं पे रुक जाते हैं, और एसएसबी का कॉल तो बात की बात है। मैम, मैम, बट मैं इसमें ये बोलूंगा कि अगर अगर थोड़ा भी कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, तो सीडीएस का और एनडी का रिटर्न तो वो क्लियर कर लेगा। एनडीए का इनफैक्ट क्योंकि 12th के बाद होता है, तो थोड़ा सा कुछ मुश्किल भी लगता है लोगों को, सीडीएस तो इज प्रीटी इजी दैट वेज। तो रिटर्न का इतना टेंशन नहीं है। अभी नेगेटिव मार्क हमारे टाइम तक तो नेगेटिव मार्किंग इतना था नहीं, उसके जस्ट एक मतलब आधे साल बाद ही, 6 महीने बाद ही शुरू हो गया था। मैंने एक दिया था एक अटेम्प्ट उसका भी, जस्ट फॉर द नॉलेज पार्ट। सो इतना ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं है। किताबें आती हैं, वो आप कहीं से भी स्टेशनरी शॉप पे जाकर आप बोल दीजिए कि मुझे सीडीएस की प्रिपरेशन करनी है, उनको आमतौर पे पता भी होता है, काफी कैंडिडेट्स होते हैं। जनरल नॉलेज आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है, और थोड़ा रीजनिंग आती है, यू विल बी एबल टू डू इट। इट इज मोर अबाउट क्लियरिंग एसएसबी, बेसिकली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो हम कहते हैं। और उसके लिए यस गाइडेंस चाहिए होता है। अगर इफ समबडी इज अ डिफेंस ब्रेड, जो जिनके पिताजी और फैमिली में आर्मी बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनको उन्होंने उस माहौल में बचपन से रहे हैं, तो समहाउ दे कैन बी लिटिल बेटर ओरिएंटेड दैट वेज। तो हो सकता है वो बिना कोचिंग के क्लियर कर लें, देयर आर नथिंग लाइक कि कोचिंग कंपलसरी है। बट जनरली जो सिविल बैकग्राउंड होता है, उनके लिए, या जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता आर्म फोर्सेस से, तो उनके लिए कोचिंग सही होती है, बिकॉज आपको एक सेट पैटर्न में काम करना है। तो किसी भी चीज की आप प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी की करते हैं, आईएम्स की करते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज की करते हैं, सिमिलरली एसएसबी की भी कोचिंग करने में कोई बुराई नहीं है। बट हाँ, उसको पूरा वर्बैटिम जो रट के चला जाता है या वैसे ही बिहेव करता है, तो आर्टिफिशियल चीजें नजर आ जाती है कि सीख क्या है। तो वो एक आर्ट है कि आप कैसे उसको सीखते हैं और कैसे वो करते हैं, आगे प्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैं इनफैक्ट एसएसबी कोचिंग की गाइडेंस भी देता हूँ, ताकि किसी को अगर कुछ डिफिकल्टी आ रही है एसएसबी क्लियर करने में, तो उसमें भी एक आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प देम इन प्रिपेयरिंग बेटर फॉर क्लियरिंग एसएसबी। तो वो एक चीज है मैम। और मेरे को गाइडेंस मेरे स्कूल में काफी अच्छा सेटअप था, जैसे मैंने बोला मेरा स्कूल काफी अच्छा था, तो उसकी वजह से हमें बचपन से गाइडेंस था, जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए काउंसलर थे और वो बताते थे।
पर इसीलिए मैंने एनसीसी भी जॉइन करी। बट एज़ फार एज़ एसएसबी इज़ कंसर्न्ड मैंने कोचिंग ली थी और 2 बार मैंने कोचिंग ली, पहली बार में मेरा नहीं हुआ था, दूसरी बार में हुआ था। तो वो अच्छा रहा, कोचिंग लेना मैं तो सजेस्ट करूँगा, सही रहता है। ओके। एंड आपने बोला कि आपने एनसीसी भी था आपके पास, राइट? सो यस मैम। एनसीसी ने आपको जो है किस तरीके से हेल्प किया, यू नो, आपकी लाइफ में, या फिर यू नो एसएसबी में? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ये चीज़ हेल्प करती है। तो आपको कैसे, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें डेवलप की एनसीसी के दौरान? एज अ पर्सनालिटी आपने क्या क्या चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट किया एंड ऑल? मैम एनसीसी से डेफ़िनेटली बहुत फ़ायदा है और मैं बोलूँगा जो भी बच्चे अभी तो जैसे कई बड़े बच्चे देख रहे होंगे जो कि 12th पास कर चुके हैं, शायद ग्रेजुएशन में होंगे, तो उनके पास तो इतना शायद टाइम ना हो, बट अगर छोटे बच्चों को वो इन्फ्लुएंस कर सकें या छोटे बच्चे जो देखते हैं अगर इस वीडियो को और वैसे, तो मैं अब ये ज़रूर बताऊँगा कि जितनी जल्दी हो सके एनसीसी में एनरोल कर लें। एनसीसी से आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज हो जाती है। आपको बचपन से डिसिप्लिन आ जाता है, यूनिफ़ॉर्म पहनना आप शुरू कर देते हैं। और उस यूनिफ़ॉर्म का एनसीसी का अलग ही एक रुतबा होता है, आपको खुशी मिलती है, आपको एक पीयर प्रेशर भी आ जाता है कि हाँ, मुझे भी फ़ौज में जाना है, आप फ़ौजियों के बीच से फ़ौजी लोग आपको ट्रेन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप एनसीसी के दौरान सीख जाते हैं, एसएसबी के बारे में, फ़ौज के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में, क्या हमारी फ़ौज है, बहुत आइडिया अच्छा लग जाता है। फिर आपको एडवेंचर मिलता है, आप कैंप्स जाते हैं, आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। इट इज़ लाइक अ वंडरफुल प्लेटफ़ॉर्म। हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट उन्होंने एनसीसी शुरू किया हुआ है। It is not no like I'll say unmatchable, like incomparable rather, कि ऐसी एक अच्छी संस्था है तो वन शुड बी देयर इन एनसीसी। हालांकि कोई अगर एनसीसी नहीं भी कर पाया है तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अगर थोड़ा सा भी इसके बारे में गूगल में पढ़ते हैं या अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिश्तेदार में, आमतौर पे फौजी किसी न किसी के आसपास होते ही हैं, तो उनसे एक फेयर आइडिया लग जाता है। और बट in nutshell if I say, तो yes, NCC plays a very vital role in shaping up your personality in terms of discipline, your physical capabilities, your adventurous part, जो कि OLQ, जो कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो एसएसबी में देखते हैं हम, उसमें उसको शेप अप करने में, उसमें उसको एनहांस करने में, उसको फर्दर ग्लोरीफाई करने में बहुत कंट्रीब्यूट करती है। दैट्स ग्रेट सर। एंड यस मैम। उसके बाद अगर हम आपके रोल की बात करें नेवी में, तो राइट मैम। आपका रोल क्या था वहाँ पर? आप क्या क्या करते थे? किस तरीके की चीज़ें आपने वहाँ पे डेवलप की? एंड यू नो डे टू डे आप जो है कैसे अपना टाइम स्पेंड करते थे एज अ ऑफिसर? तो उसके बारे राइट में, मैम। एक आपकी जो लाइफ है उसके बारे में आप बताएं जरा। ज़रूर मैम, तो आपको मतलब पता ही नहीं होता, पूरा ओरिएंटेशन लॉस्ट हमारे में जैसे बोलते हैं बेयरिंग लॉस्ट होती है, कि सुबह से शाम तक बैक टू बैक चीज़ें चल रही हैं, पढ़ाई भी करनी, काफ़ी पढ़ाई है नेवी में बाय द वे। नेवी जॉइन करने के बाद भी तो कोई अगर ये सोच रहा है कि फ़ौज जॉइन करने के बाद पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो इट्स अ मिथ, बल्कि ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई काफ़ी है और साथ-साथ आपकी फिजिकल कहते हैं एफिशिएंसी काफ़ी टेस्ट होती है। आपको सुबह-सुबह पीटी होती है, उसके बाद आपके सीनियर्स आपको बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं, जो कि अगर आप ह्यूमन उसके हिसाब से राइट्स के हिसाब से बात करेंगे तो वो चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है? वो अगर आपको फौजी बनना है तो वो चीज़ें सारी करनी पड़ती हैं और वो आपको फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। बहुत ज़रूरी है, मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि मुझे वो ट्रेनिंग मिली। वही ट्रेनिंग है जो एक एक इंसान को फौजी बनाती है, क्योंकि फौज की जो ऑफिशियल ट्रेनिंग है वो तो उतनी ज़्यादा नहीं है जो कि अनऑफिशियल ट्रेनिंग आपको मिलती है। देन आपको खाने-पीने का तरीका, बातचीत का तरीका, हर चीज़ की पढ़ाई है, हर चीज़ को सिखाया जाता है, हर चीज़ पे आपको डिसिप्लिन है, अलग-अलग तरीकों से बताते हैं। क्लास में ही बताते हैं, क्लास में अगर समझ में नहीं आता और कोई बार-बार भी समझ नहीं आता तो उसके लिए भी तरीके हैं, उसको भी उस तरीके से थोड़ा रगड़ा-पट्टी जैसे हमारे बोलते हैं, उससे सिखाया जाता है, ठीक है? खाने में किसी ने बार-बार गलती करी तो 1 2-2 जग पानी पिला दिया जाता है नमक डालकर, ताकि जब वो वॉमिटिंग करेगा 2 बार, 1 बार, 2 बार, तो अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ इफ यू वांट टू हैव समथिंग यू नेवर हैड, यू विल हैव टू डू समथिंग यू नेवर डिड। तो आपको अगर मुश्किल रास्ते पे अगर कुछ बड़ा करना है तो मुश्किल रास्ते पे चलना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग में थी। बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। यूनिफ़ॉर्म अलग-अलग तरह की थी, अलग-अलग टाइम पे यूनिफ़ॉर्म पहनना, खाने के लिए अलग, पीटी के लिए अलग, दिन में अलग, रात में अलग। सो देयर आर सो मेनी स्पेशल ओकेजन्स की अलग होती हैं, सेरेमोनियल यूनिफ़ॉर्म्स होती हैं। तो देयर आर सो मेनी यूनिफ़ॉर्म्स एज़ वेल व्हिच मेक्स यू फील प्राउड अबाउट इट। देन उसके बाद हमारी ट्रेनिंग के बाद ये अलग-अलग फ़ेजेज़ थे, जैसे हमारे में पहले कैडेट फ़ेज़ होता है, फिर सी कैडेट फ़ेज़ होता है, जो कि शिप पे होता है, जिस दौरान हम बाहर गए, हमने कई सारे देश देखे।
हमारी शिप भी गई थी। हम आईएनएस तरंगिनी करके एक इंडियन नेवी की सेलिंग शिप है जो हमेशा बाहर जाती रहती है, तो उसमें हम गए थे। और उसके बाद मिडशिपमैन फेज हुआ, जो अगेन शिप पे होता है, जो कि नेवी में मिडशिपमैन फेज की अलग वैल्यू होती है, क्योंकि आर्मी एंड एयरफोर्स में योर थर्ड टर्म इज लाइक कि आप ऑफिसर बनने वाले हैं, बट उस दौरान आप कैडेट रहते हैं। बट मिडशिपमैन इज डेजिग्नेशन इन इटसेल्फ इन नेवी। और उसके बाद फिर हम हमारा एक बोर्ड होता है जो क्लियर करके हम कमीशन ऑफिसर बनते हैं। एक बार ऑफिसर बनने के बाद भी हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वो कोर्सेज किए, मैं ब्लेस्ड था कि मैंने अप्लाई किया और मैं डाइविंग कोर्स कर पाया, मार्कोस कोर्स के लिए जा पाया। तो काफ़ी अच्छा रहा। उन कोर्सेज में स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो दी गई, जैसे हमारा नेविगेशन स्कूल था, कम्युनिकेशन स्कूल था, हम स्कूल बोलते हैं उन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट को, जहाँ के उनके बारे में बारीकियों से गहराई में पढ़ाया जाता है। हर एक ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। एंड इट वाज़ अ क्वाइट फ्रूटफुल जर्नी। मीनवाइल हमारी ड्यूटीज भी लगती थी, पेट्रोलिंग ड्यूटीज, ऑफिसर ऑफ द डे, नाइट वॉच ऑफिसर, सो मेनी थिंग्स वर देयर एंड इट वाज़ अ वंडरफुल जर्नी। मेरा जो मेन ब्रांच थी वो एग्जीक्यूटिव कैडर होने के नाते, जैसे हमने वॉच कीपिंग करी, वॉच कीपिंग ऑफिसर की तरह भी। और एक जो अपॉइंटमेंट की तरह बात करें तो मेरे को डाइविंग में जैसे मैं गया, वहां पे काफी अच्छा हेल्प मिला। सो इट वाज अ फ्रूटफुल जर्नी ओवरऑल मैम। ओके। एंड अगर आपकी नेवी की जर्नी की बात करें अगेन, सो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, या पॉजिटिव्स की अगर बात करें नेवी के एज एन ऑफिसर जो है, क्या क्या पॉजिटिव्स जो है आपको मिले उसमें, एंड कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगी अपने पूरे करियर में? मैम सबसे ज्यादा जो मुझे जो नेवी का अच्छा लगा वो प्रोफेशनलिज्म लगा। नेवी इज ए वेरी प्रोफेशनल forces, part of the armed forces, because it's a professional team। छोटी है, कॉम्पैक्ट है, आपको हर चीज में स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। हर एक अलग अलग ब्रांच है। शिप में भी अलग अलग ब्रांचेस, नेविगेशन जैसे मैंने बोला, कम्युनिकेशन ऑफिसर अलग होता है, नेविगेशन ऑफिसर अलग होता है, गनरी ऑफिसर अलग होता है। ठीक है। देन हमारी स्पेशल ब्रांचेस हैं, जैसे मैंने बोला डाइविंग है, मरीन कमांडोज हैं, सबमरीनर्स हैं, पायलट्स हैं। पायलट के साथ ही बैठने वाले जो नेविगेटर, जिन्हें हमारे में ऑब्जर्वर्स बोलते हैं नेवी में, तो उनकी आपको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलती है। जो पहले जो हमारे सब कोर्सेज होते हैं जिसमें सबका बेसिक पढ़ाया जाता है, उसके बाद लॉन्ग कोर्स होता है जिस दौरान आपको उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलती है। और आपकी जो पढ़ाई होती है, साथ साथ जो आपकी फिजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाता है, मेंटल कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाता है, मेंटल टफनेस जो है, मैं उसको नंबर 1 रैंकिंग दूंगा। नेवल ऑफिसर्स आर मेंटली वेरी टफ, क्योंकि आपको एक साथ बहुत सारी चीजें करनी है, इतने बड़ी बड़ी महंगी मशीनों पे काम करना है, अपने लोगों को साथ लेके चलना है, एट सी रहना है, जहाँ पे ऑब्वियसली सी सिकनेस जैसे मुझे भी थी, तो ऑलरेडी माइंड काफी डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि फीवरिश फील होता है, वॉमिटिंग फील हो रही होती है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी, यू हैव टू एक्सेल इन इट। आपकी शिप सेफ रहनी चाहिए, आपकी सबमरीन सेफ रहनी चाहिए, जिस भी आप ब्रांच में उसमें आपको एक्सेल करना है। तो उस हिसाब से जो प्रोफेशनलिज्म उन्होंने सिखाया, जो मेंटल टफनेस उन्होंने दी, मैं उसको रैंक 1 बोलूंगा, जो कि एक नेवी में खासकर बहुत ही यूनिक थिंग है। अदर देन दैट, डेफिनेटली एज ए फौजी आपको जो लाइफस्टाइल है, आपकी पार्टीज होती हैं, आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो आप में टफनेस आती है, देन आप अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो जो आपको अलग अलग यूनिफॉर्म कैरी करने का जो आप में डेमेनर आता है, ऑल दीज थिंग्स आर प्राइसलेस, आई वुड से वेरी प्रेशियस। ओके। यस एंड आपने बोला कि उसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट, नेवी राइट। में, और जैसे आपने बोला एग्जीक्यूटिव, और डिफरेंट डिफरेंट होते नो। हैं, यस मैम। है ना? तो वो चीज़ आप खुद से डिसाइड करते हैं, या फिर क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तो वो प्रोसेस क्या होता है कि आपको जो है ये फील्ड में जाना है, आपको ये फील्ड में जाना है, आपको ये फील्ड में जाना है, ये खुद से डिसाइड किया जाता है या उसका कोई प्रोसेस होता है? मैम बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। ये मुझे भी पहले नहीं पता था, जब तक मैंने नेवी ज्वाइन नहीं करी थी। मैं तो आर्मी का समझता कि आर्मी में जैसे मैं जाऊंगा तो इन्फेंट्री में जाऊंगा, और वहां भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे आईएमए में डिसाइड होता है, एनडीए के बाद आईएमए जब जाते हैं। नेवी में क्या होता है मैम कि जब आपका जो एंट्री होती है, खासकर जो सीडीएस और एनडीए के थ्रू एंट्री है, वो जनरली है ही एग्जीक्यूटिव कैडर में, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव कैडर है ये ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर आता है नेविगेशन, कम्युनिकेशन, गनरी एंड ऑल। तो इसकी जो अब आपकी एंट्री होती है तो इसी में होती है। जो बाकी सब ब्रांचेस जैसे मतलब नेविगेशन, कम्युनिकेशन, गनरी, कमांडोज, पायलट, ये सब उसके सब ब्रांचेस होते हैं। कुछ स्पेशल ब्रांचेस हैं, मैं अभी उस पर आता हूँ। तो ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव कैडर, जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा अगर आप एनडीए या सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं, परमानेंट कमीशन में खासकर। बाकी इसके अलावा अलग जो हमारी ब्रांचेस है, लॉजिस्टिक्स है, एजुकेशन है, तो इनके अलग अलग एंट्रीज होती हैं। ब्रांचेस जैसे हमारी, तो उसके लिए अलग अलग एंट्रीज होती हैं, जो कि
जैसे स्कूल के बाद एनईसी होती है, नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज है लोनावाला में हमारे, उसकी एक एंट्री है। और ग्रेजुएशन के बाद आप जा रहे हैं तो यूएस एंट्री होती है, जो कि यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम जो होती है उसके थ्रू जाते हैं, इंजीनियरिंग ऑफिसर्स होते हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए अलग एंट्री होती है, तो वो उन लोगों की ब्रांच ही वही होती है, उनको तो जाना ही उसी में होता है। बट अगर आप एनडीए सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है उस दौरान आपको माना यह जाता है आप एग्जीक्यूटिव कैडर में जाएंगे, बट उस दौरान भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि कुछ वैकेंसीज निकलती है जिसमें आप लॉजिस्टिक्स में या इंजीनियरिंग में स्विच ओवर ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशन बैकग्राउंड। बट व्हेन आई नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव कैडर, उसमें जो हमारी सब ब्रांचेस डिसाइड होती है वो हमारे सब कोर्सेज के बाद होती हैं। अभी सिस्टम थोड़ा सा बदला है नेवी में, कहते हैं सब कोर्सेज बाद में भी के बाद आपको स्पेशल ब्रांच मिल सकते हैं। हमारे दौरान तक क्या था कि वो सब कोर्सेज के दौरान भी आप स्पेशल ब्रांचेस में जा सकते थे। तो कुछ जो स्पेशल ब्रांचेस हैं जैसे कि कमांडोज डाइविंग, सबमरीन और पायलट, पायलट के साथ साथ ऑब्जर्वर भी आ गए जो नेविगेटर होता है उसके साथ में, ये जो 5 ब्रांचेस खासकर हैं, ये स्पेशल ब्रांचेस हैं जिसका अलग से हमें बैच मिलता है, अलाउंस मिलता है और काफी रिस्पेक्ट है इन ब्रांचेस की, थोड़ा सा ज्यादा मतलब। तो उसके लिए आपका सिग्नल आता है, आपको मतलब नॉमिनेशन मांगा जाता है, उसमें आप अप्लाई करते हो। अगर आप उसमें उसके बाद स्क्रीनिंग होती है, अगर आप टेस्ट होते हैं उसमें, अगर आप पास करते हैं तो उसके बाद उसकी आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, अगर वो ट्रेनिंग पास करते हो आपको ब्रांच मिल जाती है, स्पेशल ब्रांचेस। इनकेस आप सरफेस नेवी में रहना चाहते हैं, सरफेस नेवी का मतलब है नॉर्मल एग्जीक्यूटिव कैडर, जैसे गनरी, नेविगेशन, कम्युनिकेशन एंड अदर थिंग्स, जिसमें आपको शिप पे रहना है मोस्टली। तो उसके लिए अलग से कुछ ऐसे स्पेशल वो नहीं होता, आपका नॉर्मल ट्रेनिंग के साथ साथ फिर आपका टर्न आता है जिसमें आप लॉन्ग कोर्स करते हैं और उस ब्रांच, पर्टिकुलर ब्रांच में आप चूज करते हैं। वहां भी चूज का ऑप्शन आता है, पर इन्हीं ब्रांचेस में से चूज करना होता है। तो ये दो चीजें हैं, एग्जीक्यूटिव कैडर ब्रॉड टर्म हो गया, इसमें एक होता है सरफेस नेवी के अलग अलग ब्रांचेस जो आपको टाइम के साथ मिलेंगी, एक है स्पेशल कोर्सेज जो आपको अप्लाई करके नॉमिनेट होना होता है, सेलेक्ट होना होता है, फिर स्क्रीनिंग करनी होता है, फिर ट्रेनिंग करके पास होने पे मिल जाता है। ओके, ओके। एंड मतलब ओके, ठीक है। एंड अगर आपकी चैलेंजेस की बात करें सर, तो क्या-क्या चैलेंजेस जो है आपको फेस करने पड़े? क्योंकि एक तो आपने बताया कि आपको सी सिकनेस थी, राइट? यस मैम, यस मैम। उसी की वजह हाँ से जी। जो है आपने जल्दी ही रिटायरमेंट ले लिया। बट उसके यस मैम। अलावा अगर आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े, एंड अगर फेस भी करने पड़े तो उसको आपने हैंडल कैसे किया? मैम देखिए, चैलेंजेस तो ये इसलिए फेस करने पड़े क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था। मैंने भले ही एनसीसी करी थी पर कभी काम-वाम ज़्यादा किया नहीं था और बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड था। तो वहाँ पे जाकर जो पहले दिन से ही उन्होंने डिसिप्लिन शुरू कर दिया था। मतलब जाते ही मुझे ऐसा लगा कि कौन-सी दुनिया में आ गए हैं। तो इस ऑलमोस्ट 22 साल के हो गए थे पर तब भी ऐसा लग रहा था कि जैसे होम सिकनेस हो रही है। कॉलेज करके गए थे हम तो जब, तब भी एकदम से कई बार आँखों में आँसू टाइप से भी आ जाते थे कि सुबह से उठते ही वो 4 बजे उठते थे तो सीधा महाराजा पोज़ीशन में ही होते थे। और उसके बाद कभी बक्से में को कपड़े हटा के उसमें पानी भर के उसमें रोलिंग करवा रहे, तो एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ़ थी, थोड़ी हार्श लाइफ़ थी। प नहाने को नहीं मिल पाता था सही से, वो नहाना भी एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज है। तो उस टाइप से वो लाइफ़स्टाइल, वो जो चैलेंजेस थे ट्रेनिंग के वो डेफिनिटली मुश्किल थे। बट हाँ, एट द सेम टाइम उन सबके जब देखते थे अपना सारे के सारे, क्योंकि हम ग्रुप में होते हैं, जो आपको फौज में सबसे ज्यादा जो आपको सिखाते हैं एक एकता की भावना, एक मैं आपको बोलूंगा फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग आती है, जिसकी वजह से बोलते हैं कि फौज अपने आप में एक कम्युनिटी है। और हमेशा एक फौजी दूसरे फौजी को नाम बोल देता है तो वो आपस में बाय डिफॉल्ट फ्रेंड बन जाते हैं, क्योंकि एक कोर्समेट वाली जो फीलिंग होती है, कोर्स वाली फीलिंग, वो बहुत स्ट्रांग, हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है हमारे में, तो जिसके लिए हम एक दूसरे के लिए जान देने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि हम सब साथ में सब कुछ कर रहे होते हैं। तो वो जो हमारा रिश्ता होता है वो बहुत गहरा हो जाता है, वो हमारे बेनिफिट होते हैं उस चीज़ के, ट्रेनिंग के। और फिर आगे जाके डेफ़िनिटली जैसे आपने बोला सी सिकनेस का तो थोड़ा इश्यू था, तो उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ तो आई, बट डिफ़िकल्टीज़ के साथ-साथ सीखा भी बहुत कुछ। बाकी तो जो मैं बोलूँगा कि जो भी डिसीज़न रहा, अब परमात्मा की कृपा से जैसा भी जो रहा ठीक रहा। बट अगर कोई आगे भी कंटिन्यू करता है, जैसे मेरे सारे कोर्समेट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मैक्सिमम, तो दे आर क्वाइट हैप्पी। इट इज़ वेरी फुलफिलिंग लाइफ़, आपको पार्टीज़ करने को मिलता है, आपको अलग-अलग देशों में घूमने को मिलता है, आप एक डिसिप्लिन लाइफ़ जीते हैं, आप रिस्पेक्टफुल लाइफ़ जीते हैं, पर्क्स एंड अलाउंसेस भी अच्छे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड लाइफ़ मैम। हाँ, सो जैसे कि एसएसबी जो होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर आपको किसी भी आर्म फोर्स में जाना है, यानी कि अगर आपको आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, तो आपको एसएसबी जो है क्लियर करना होता है। सो राइट मैम। आपके अकॉर्डिंग आप जो है, आपके पास कोई ऐसी एडवाइस है या सजेशंस है कि हाँ भाई, अगर आपको एसएसबी क्लियर करना है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेली रूटीन में या एजुकेशनल वाइज या कॉलेज लाइफ में, जब भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि हाँ मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है,
तो उस टाइम पे जो है वो चीज़ें आप अपने अंदर जो है ना इनकलकेट करना शुरू कर दें, तो क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो आप कर सकते हैं जिससे कि जो है वो जो क्वालिटी जो है वो आपके अंदर जो है डेवलप होना शुरू हो जाए? मैम आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। और इसको आंसर करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि क्या है कि जो आपका एसएसबी क्लियर करना है, ये अपने आप में एक जर्नी है। फौजी होना अपना एक माइंडसेट है। जो फौजी बनना चाहता है, वो बचपन से कहीं न कहीं उसमें वो माइंडसेट होता है। तो इट इज़ नॉट दैट कि उसने सोचा कि यार कोई नौकरी नहीं मिल रही, या ठीक है ये नौकरी बहुत अच्छी, तो हमने ये नौकरी कर ली। इट इज़ नॉट जस्ट अ नौकरी, इट्स अ पैशन। तो वो बचपन से होना चाहिए। तो एसएसबी में वो ये लोग देखते हैं कि क्या ये सच में ही बचपन से पैशनेट है, या कोचिंग करके, ट्रेनिंग करके सिर्फ नौकरी करने आ गया। वो पता चल जाता है, उसे आप फेक नहीं कर सकते हैं। तो बचपन से आपको जो करना चाहिए, पहली बात तो जो फौज में जाना चाहता है उसको हमेशा अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। वो जरूरी हो वहां पे ऑफिसर के लिए, और आपको ट्रेनिंग में एसएसबी के दौरान वो 5 दिनों में वो फिजिकल फिटनेस ज्यादा देखेंगे नहीं, मोटे मोटे लोग भी हो जाते हैं। बट माइंडसेट वैसा होना चाहिए। दूसरा मैम, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जो मेंटल टफनेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। रेजिलियंस, ये सब ओएलक्यूज भी हैं। तो मेंटल स्टेमिना इसे हम बोलते हैं, इफेक्टिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। वो आप में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक रीजनिंग बचपन से होनी चाहिए कि हाँ ऐसा है तो वैसा क्यों है, ये एक रीजनिंग माइंड होना चाहिए। डिसिप्लिन बचपन से होना ही चाहिए आपको। इफ आई रिकॉल माई चाइल्ड लाइफ, तो मैं थोड़ा सा भी कुछ गलत काम करता मैं डर जाता था। मुझे नहीं पसंद था इनडिसिप्लिन लाइफ। मतलब मैंने गलत किया है, तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन बचपन से होना चाहिए। वो आपको डिसिप्लिन एक अच्छा इंसान भी बनाता है। आप फौज में जाए ना जाए, एज ए ह्यूमन बीइंग भी आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और एनसीसी में भी हमने वो चीज खैर सीखी थी, इसलिए मैंने बोला एनसीसी ज्वाइन करना बहुत अच्छा रहता है। एक एनसीसी करते ही आपके काफी ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हो जाते हैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के। तो फिटनेस का मैंने बताया, मेंटल टफनेस का बताया। आउटडोर होना चाहिए बंदे को। ये नहीं कि घर में सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। आउटडोर होना चाहिए, पिकनिक जाइए, अपने दोस्तों के साथ खेलिए कूदिए, थोड़ा सा बाहर घूमिए फिरिए, दुनिया को जानिए। वो एक बहुत जरूरी है चीज। और हेल्पफुल होना चाहिए इंसान। वो जो एक इंसानियत के गुण जो बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज जो होती हैं, हेल्पफुल होना, कोऑर्डिनेशन करना, कोऑपरेशन करना, वो सारी चीजें ओएलक्यूज में भी आती हैं। और ये सारी एक बचपन से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप इस टाइप की आउटडोर पर्सनैलिटी हैं, जो लोगों के साथ ग्रेगेरियस जिसे हम बोलते हैं, सोशल इंसान है, और आप पढ़ाई में ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स में ध्यान देते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, अपने दोस्तों के साथ उनकी हेल्प करते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं और कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं। अगर आपको क्विज में, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पसंद है, खेल कूद में पार्टिसिपेट करना पसंद है, तो डेफिनेटली वो चीजें आपको एसएसबी क्लियर करने में काफी हेल्प करेंगी। ओके। एंड अगर कोई एक जैसे होता है ना, अगर आपको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है तो कोई एक करियर यस। पाथ आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि हाँ ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, इस तरीके से आप अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू? हाँ मैम, तो मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा कि पहले तो सबसे पार्ट वन तो ये है कि अपना पढ़ाई ध्यान से कीजिए। पढ़ाई आप कर पाएंगे जब ट्वेल्थ, अगर आपको एनडीए में जाना है तो ट्वेल्थ तक में ही आपका इतना अच्छा स्कोर होना चाहिए, और इतनी इतना अच्छा मेंटल लेवल होना चाहिए कि आप एनडीए का रिटन क्लियर कर पाए, क्योंकि वो बहुत आसान भी नहीं है। और सीडीएस के थ्रू भी जाना है तो भी आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। सीडीएस भी अच्छा खासा एग्जाम है। तो पहली बात तो पढ़ाई पे अच्छा होना चाहिए। स्टेप टू जैसे मैंने बताया, साथ साथ आपको आउटडोर होना ही चाहिए, तो वो भी आपका है। एक बार आपने ये अपने चीजें स्ट्रॉन्ग कर ली, तो स्टेप टू मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज अबाउट योर इंटरपर्सनल स्किल्स। आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते रहिए, बचपन से ही करते रहिए। चाहे तो आप जॉब कर सकते हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे से इंटरव्यू लिए, एक दूसरे का इंटरव्यू कीजिए। पब्लिक थोड़ा स्पीकिंग कीजिए, डिबेट कंपटीशन जैसे मैंने बोला, वो चीजें जो आउटडोर पर्सनालिटी में वैसे भी काउंट होती हैं, वो बहुत जरूरी है। तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो बहुत काम आता है, आपका कॉन्फिडेंस वहां देखा जाता है। तो उस पर वर्क करना। एंड स्टेप थ्री, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी वैकेंसी निकल रही है, कब निकल रही है, खासकर एनडी और सीडीज का एग्जाम कब निकल रहा है, उसको पढ़ना, उसके लिए तैयारी करना, बुक्स लेना स्टेशनरी शॉप से। देन उसके बाद आपका अगर रिटर्न क्लियर होता है तो एसएसबी के लिए कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, और उसमें फिर इंस्टीट्यूशन के बाद खुद से भी उसको प्रैक्टिस करना, बिकॉज हार्ड वर्क पेज ऑफ ऑलवेज। अगर कोई सच्चे मन से तैयारी कर रहा है एसएसबी क्लियर करने की भी, तो वो अपने आप को, पर्सनालिटी को भी ट्रांसफॉर्म टू अ सर्टेन लेवल कर सकता है। तो ये तीन चीजें हैं कि अगर आप सिंसियरिटी से काम करेंगे तो वो लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री जो प्रिपरेशन का, वो सारे क्लियर कर पाएंगे। ओके। एंड आपके अकॉर्डिंग फिटनेस का कितना रोल है आर्मी में मैम, या फिर? यस मैम,
मैम फिटनेस का काफ़ी रोल मैं बोलूँगा, क्योंकि जो मेंटली फिजिकली फिट होता है वो कहीं न कहीं मेंटली भी फिट होता है, और ये आपका स्टैमिना नॉट 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 जस्ट फिजिकल, मेंटल भी बढ़ाता है। आप स्वस्थ फ़ील करते हैं, आपको डाइट अच्छी लगती है, आपको भूख अच्छी लगती है, आपका दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है। आप पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं, आप हेल्दी रहते हैं, आपको बीमारियाँ नहीं होती हैं, और आजकल के खाने-पीने के और जो लाइफ़स्टाइल है उसके हिसाब से तो फिटनेस वैसे भी बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें आपको, जो फिटनेस है वो कहीं न कहीं आपको, जब कोई फिटनेस में होता है तो डेफिनिटली वो कहीं न कहीं उसको दिखाना भी चाहता है, तो उसमें फौज की तरफ इंक्लिनेशन वैसे भी बढ़ता है कि येस आई एम फिट, आई कैन डू समथिंग फॉर द नेशन, फॉर माय सेल्फ, फॉर माय फैमिली। तो वो एक चीज़ हेल्प करती है। तो फिटनेस हैज़ अ वेरी इंपोर्टेंट रोल टू प्ले इन गेटिंग इंटू आर्म्ड फोर्सेस। ओके, एंड किस तरीके से लोग अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं कि वो अपने आप को फिट कर पाएँ और वो जो हार्ड ट्रेनिंग है उसे फेस कर पाएँ? और क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो उन्हें लगता है कि हाँ, हाँ, मैं क्लियर कर लूँगा। मतलब बहुत सारे केसेज़ हैं, मैं सुनती रहती हूँ, और अंदर जाते हैं और थोड़ा-सा उनके साथ जो है वो रनिंग करते हैं, 2 बजे गए, फिर मॉर्निंग आए, फिर 4 बजे फिर से शुरू हो गए रनिंग के लिए एंड ऑल, फिर से आपको जाना है बाहर, तो वो एकदम से छोड़-छाड़ के चले जाते हैं। तो आपको मतलब क्या एक सजेशन देंगे कि जिससे कि लोग अपने आप को जो है कि ये चीज़ें करो, तो जिससे कि आप जो है अगर आपको जाना है अंदर तो आप जो है अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लो अच्छे से? मैम वैसे तो मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ में भी 2-3 लोग गए थे हमारे कोर्स में, आमतौर पे हर कोर्स में 1 आध 2-3 ऐसे चले ही जाते हैं। उसमें होता क्या है, एक तो कुछ बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज़ बचपन से उन्होंने पढ़ाई भी अच्छी करी होती है, और कहीं न कहीं उनका फैमिली हो सकता है बैकग्राउंड आर्मी से होता है, कई लोगों का आर्म फोर्सेस से, मतलब नेवी, एयर फोर्स से भी। तो वो कर तो लेते हैं क्लियर, बट उनका इंक्लिनेशन उस साइड नहीं होता। तो वो जब वहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि यार मैं बाहर, मेरा आईआईटी भी क्लियर हो सकता है और मैं अच्छा एक इंजीनियर बन सकता हूँ, एक अच्छी लाइफ़ जी सकता हूँ। तो जब वो टफ लाइफ़ शुरू की देखते हैं तो वो उससे बैक ऑफ कर लेते हैं कि इतने मुश्किल रहने से अच्छा है कि मैं हुँ। बाहर जाके अच्छा करूँगा। वो बहुत ज़्यादा दूर उस उम्र में उतना दूर सोचा भी नहीं जाता कि जहाँ पे कि उन्हें पता है कि ये थोड़ी-सी ट्रेनिंग के बाद तो एक लाइफ बहुत ही अच्छी ट्रैक पे आने वाली है और ये सब रूटीन हो जाएगा। बट वहाँ पे वो गिव अप कर जाते हैं। दूसरा एक क्या होता है कि जो, अगर आपको ये है कि नहीं आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, बट आप फिटनेस भी उतनी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं और आप छोड़ने की सोचते हैं, तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, आर्म फोर्सेस के पहले तो मैं वैसे किसी चीज़ का मुकाबला करना नहीं चाहूँगा। बट अगर कोई करना भी चाहे इन टर्म्स ऑफ लाइफ़स्टाइल, तो आईआईटी, आईआईएम्स और आईएएस के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई और ऐसी लाइफ़ जी सकता है। और वो भी इस तरह से लाइफ़ नहीं जी सकते, बट समहाउ एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं। बट जो द काइंड ऑफ लाइफ़स्टाइल दैट अ फौजी गेट्स, इट इज़ नोवेयर। तो फिर उसके लिए जस्ट बिकॉज़ कि आपके फिजिकल कैपेबिलिटीज़ आप छोड़ दें या मेंटल टफनेस नहीं छोड़ दें, अच्छा नहीं लगता, आपने बिल्कुल सही बोला। तो उसके लिए बचपन से ही, वैसे मैंने बोला, फिटनेस पे ध्यान दीजिए। और हालाँकि फ़ौज में टाइम मिलता है, आपको एसएसबी क्लियर करने के बाद 3 से 4 महीने आपको मिलते हैं अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए, और आपको वो एक बुकलेट मिलती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, आपको क्या-क्या करना है, अकेडमी में क्या-क्या लेके जाना है, वहाँ-वहाँ क्या-क्या करवाया जाएगा, उसको आप अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। उन 3-4 महीने बेसिकली आपको फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ही मिलते हैं। बट अगर आपको जाना है और करना है, तो उस 3-4 महीने के सहारे मत रहिए, आप बचपन से उस पे ध्यान रखिए, जैसे आपने पहले ही पूछा कि फ़िटनेस का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप अपने आप को फिट रखें, तो आप वो ट्रेनिंग कर ले जाएँगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, एंड अब बात करते हैं आपके बाहर सिविल की जर्नी की। आपने मैम, रिटायरमेंट लिया और आपने जो है सिविल में जॉब करना शुरू किया। राइट। सो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंसेस हैं? मतलब एक आर्म फोर्सेस की लाइफ की बात करें और एक सिविल लाइफ की बात करें, तो आपको क्या डिफरेंस लगा? क्या आपको कोई चैलेंजेस भी फेस करने पड़े कॉर्पोरेट में और एज अ पर्सनल लाइफ में? मैम बहुत चैलेंजेस है बाहर की लाइफ में, खासकर जो एक फौजी माइंडसेट से रह चुका है उसके लिए थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है। इसलिए आजकल तो खैर फौज के बाद आपको आईएम्स वगैरह के थ्रू 6 महीने का रिसेटलमेंट कोर्स किया जाता है, ताकि आप सिविल लाइफ में ओरिएंट हो सके, थोड़ा सा आप उसको समझ सके आपका कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो आप सोच रहे हैं कि लाइफ लोग सबके सब डिसिप्लिन होंगे या उनको वो सारी चीजें उनमें होंगी क्वालिटी जो एक फौजी में होती, तो ऐसा नहीं है। सिविल इज सिविल, हर कोई अपनी लाइफ जी रहा है, अपने तरीके से जी रहा है। तो अगर आपको उनके साथ रहना है, तो उनकी तरह कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बनना भी पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप कहें नहीं ये तो ऐसा ही होगा, आप सुबह टाइम पे क्यों नहीं उठते, आप मीटिंग में टाइम पे क्यों नहीं आते, आप अपने आप को फिट क्यों नहीं रखते, या आप में वो मेंटल टफनेस क्यों नहीं है, फिजिकल टफनेस क्यों नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। तो ये चैलेंजेस मुझे भी आए, खासकर मैं खैर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि मैं फौजियों से अभी भी उनके साथ रिटायर ज़्यादातर फौजी होते हैं इसमें, और एक डिसिप्लिन
डिपार्टमेंट है, बट दूसरे डिपार्टमेंट में तो और भी ज़्यादा ये चैलेंजेस आते हैं। तो ये चैलेंजेस तो डेफिनेटली आए, बट कोप अप करने के लिए जैसे मैंने बोला आजकल तो फौज भी इसमें हेल्प करती है, रीसेटलमेंट कोर्स वगैरह करवा के और पढ़ाई वगैरह करवाते हैं। थोड़ा उस दौरान ये बताया जाता है कैसे आपको सिविल में एडजस्ट करना है। और अगर आप ये नहीं भी करते कोर्सेज या एब्रप्टली भी बाहर आते हैं, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि बीच में थोड़ा गैप लीजिए, 1-2 महीने पहले स्टडी कीजिए, लोग कैसे हैं। कहीं न कहीं मैं तो कहूँगा अगर आप चाहें तो बीच में 1-2 महीने के लिए अगर आपको देखना है तो कॉल सेंटर जॉइन कर सकते हैं आप। उससे आपको एक आइडिया लगेगा। मैंने खुद 3 महीने के लिए जॉइन किया था, तो एक आइडिया लग गया कि सिविल में लोग काम कैसे करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर आप जो है अपना रिज्यूमे बीच में तैयार कर सकते हैं, कोई कोर्स कर सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई इनटू सिविल पार्ट ऑफ द सर्विसेज, मतलब जो प्राइवेट जॉब्स। एंड देन आपका जो ये आपने चीजें सीखी है वो आपका स्ट्रेंथ बन जाएंगी रादर। तो आपको अपनी ओरिजिनलिटी छोड़नी नहीं है, उन चीजों का बहुत बड़ा रोल मिलेगा वहां पे, बट उनको कस्टमाइज करना पड़ेगा। उनको आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उन्हें मॉडिफाई करना, मोल्ड करना पड़ेगा और वो हो जाता है। इंसान में थोड़ा टाइम लगता है इसमें। बेसिकली तैयार रहना चाहिए मेंटली कि हाँ, दोनों लाइफ डिफरेंट है और हमें कहते हैं ना अडैप्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आपको अडैप्टेबल होना चाहिए। ओके। एंड अगर मैं आपके नेवी के एक्सपीरियंस की बात करूं, सो किस तरीके से नेवी ने जो आपको पर्सनल लाइफ में हेल्प किया है? प्रोफेशनली तो मैम, आपने बता दिया कि मतलब आपको काफ़ी हेल्प किया है, और आर्म फोर्सेस जो है प्रोफेशनली बंदे को काफ़ी हेल्प करते हैं, बट पर्सनली अगर आप बात करें तो कैसे उन्होंने आपको जो है हेल्प किया? मैम पर्सनली भी काफ़ी हेल्प किया। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पर्सनली ज़्यादा हेल्प किया और उसी वजह से प्रोफ़ेशनल हो गया, क्योंकि अगर हम एज़ ए पर्सनैलिटी अगर हमारी अच्छी है, हमारे पर्सनल ट्रेट्स अच्छे हैं, तो प्रोफ़ेशनली वो डेफ़िनिटली हमें हेल्प करते हैं। सो पर्सनली काफ़ी हेल्प किया इन अ वे। पहली बात तो जैसे मुझे काफ़ी डिसिप्लिन उन्होंने बनाया, जो मैं पहले उतना नहीं था। सेकंडली मेरा मेंटल टफनेस, जो मैंने ये अल्ट्रा मैराथन किया या जो 175 सर्टिफिकेशन कर पाया, कुछ और चीज़ें जो कर पाया, ये जो मैंने एक ग्रुप बनाया जिसको अच्छी तरह हम चला पा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं सारी की सारी चीज़ें मैंने इन्हेरेंट नेवी से ही करी हैं। वहाँ पे उन्होंने सिखाया, मल्टीटास्किंग सिखाया, कम समय में कैसे आपको करना है, प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपने आप को फिट रखते हुए फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के साथ मेंटल टफनेस भी बढ़ानी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने नेवी से ही सीखी हैं मैम। एंड उन्होंने इस तरह को मुझे एक अच्छा पर्सनैलिटी बनाने में, मोल्ड करने में बहुत हेल्प करी और वही चीज़ें मुझे आज काम आ रही हैं मैम। ओके। और अगर प्रोफेशनली बात करें, जैसे आपने नेवी के बाद एकदम से जो है जॉब ले लिया था, मैम, सो उस जॉब में आपको जो है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो आपने सीखी हैं, तो वहाँ पे आपको जो है एकदम से हेल्प किया उस चीज़ ने आपको? क्या क्या यस स्किल्स थी, क्या आपकी नॉलेज थी जो आपको वहाँ पे एकदम से उसमें अडाप्ट करने में आपको जो है उसमें काफ़ी मदद मिली? मैम, जैसा कि मैंने बोला नेवी बहुत ही प्रोफेशनल फ़ौज है, तो एक प्रोफेशनलिज़्म तो उन्होंने मेरे में पहले ही से ही डाल दिया था। तो वो चीज़ काफ़ी आई, अगर मैं टाइम पे जाता था, मुझे पता था इंटरपर्सनल स्किल्स में थी कि कैसे कैसे बात करनी है, रिस्पेक्ट देके बात करनी, साहब हो बोलते अपने जूनियर्स को भी वहाँ पे, तो यहाँ पे हमने वो साहब की तरह बात बोला उनको। कहीं न कहीं और भी चीज़ें जैसे कि हम बोले कि मैं, क्योंकि मेरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था तो थोड़ा डिसिप्लिन वैसे भी था और बाकी जो जैसे हेल्प मिली वहाँ से, वो इन टर्म्स ऑफ नोइंग अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कहीं काम तो वहाँ भी करना ही था, यहाँ भी करना था, तो काम कैसे अच्छी तरह हमें करना है, काम समय पे कर देना है अपना काम, और सामने से वॉलंटियर भी करना है अगर इफ यू नो समथिंग, तो अ फीलिंग ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी जो उन्होंने सिखाई थी, वो सारी की सारी चीज़ें हमें प्राइवेट में हेल्प हुई और एक आपका इमेज अपहोल्ड करती है। एक फौजी अब थोड़े दिन भले चैलेंजेस फेस करे कस्टमाइज़ होने में, एक्लिमेटाइज़ होने में, बट वन्स ही गेट्स एस्टेब्लिश्ड, ही गेट्स अ वेरी गुड नेम इन आर्म फोर्सेस। जितने भी आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे, बाहर आके काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। तो वो चीज़ वहाँ से मुझे प्रोफेशनली हेल्प मिली मैम। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने 175 जो है कोर्सेस, सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं सर, उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे आपको जो है मोटिवेशन मिला कि मुझे ये कोर्सेज करने हैं, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें जो है इन कोर्सेज से आपने सीखी, या क्या क्या स्किल्स आपको जो है डेवलप करने में इन कोर्सेज से मदद मिली? मैम, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये, काफ़ी अभी भी याद करता हूँ तो वो चीज़ें एकदम से ध्यान आती हैं। मैं अपना ऑफ़िस से जस्ट आया, मतलब फ्राइडे को था और पता चला कि वो मंडे से लॉकडाउन है, वो 18-20 मार्च कुछ था और सारा ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, मेरी जॉब लोकेशन हरियाणा है, मैं दिल्ली में था, नोएडा में इनफैक्ट, तो पता चला कि अभी नहीं जा सकते हैं।
कुछ दिनों तक तो मैं वैसे ही बैठा घर पे, ऑफिस में बात-वात हुई, फिर देखा तो मैंने कहा क्या करें, क्या करें? तो मैंने देखा चलो ठीक है, लिंक्डइन पे कुछ देखते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखा तो लोग अपने सर्टिफ़िकेट डाल रहे थे। मैंने लोगों को कॉन्टैक्ट किया, कुछ लोगों को, ये आप जो सर्टिफ़िकेट डालते हैं, कैसे डालते हैं, कहाँ से ये कोर्सेज़ होते हैं? मुझे अच्छे मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले वहाँ पे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि लिंक्डइन लर्निंग करके ऐप है, वो भी है, कोर्सेरा है, एडोएक्स है और एक और भी कहते हैं 1-2 और भी ऐप है जहाँ जो ऑर्गेनाइज़ेशन जो सर्टिफ़िकेशन कराती हैं। तो वो सब के बारे में उन्होंने मुझे बताया, कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट भी है कुछ-कुछ जगह पे और वो आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी होती है, वो सर्टिफ़िकेट देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। खाली बैठते थे, 2-4 दिन, 8-10 दिन तो बीते बट उसके बाद लगा नहीं अब कुछ करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने पेमेंट करी एक जगह पे सबसे पहले और वहाँ से मैंने अपना पढ़ाई करनी शुरू करी। और मेरे पास विंडो था उस पेमेंट के दौरान काम करने का, मैंने सोचा क्यों ना बेस्ट ऑफ यूज़ करें क्योंकि नेवी में जैसे हमें सिखाया था कि वो हर चीज़ को ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन करना है। तो मैंने सोचा कि मैं रात भी क्यों वेस्ट जाने दूँ, क्यों ना उसी टाइम को जो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का टाइम मिला, उसी में दौरान मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ क्योंकि उन्होंने बोला कि इस हफ्ते आप इतने जो भी कर सकते हैं, उस टाइम में कर सकते हैं। तो मैंने वो किया। देन उसके साथ-साथ मुझे कुछ और जैसे लिंक्डइन लर्निंग का एक प्लेटफ़ॉर्म मिला मुझे, 1 महीने का जो था विंडो था। उस दौरान मैंने कहा कि दिस इज़ अ यू नो थिंग वेयर आई कैन डू और मेरे पास कुछ करने को नहीं है, ऑफ़िस का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और देख रहा था लोग कर रहे हैं और मैंने कहा ठीक है, तो 1-2 हफ्ते जब मैंने पढ़ाई करी तो जुनून सा बन गया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्यों रात वेस्ट करनी, क्या करना है, घर में ही तो रहते हैं। आदत पड़ी थी, मेंटल टफनेस है ही इससे पहले मैं ऑलरेडी कुछ इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशन किए थे, तो पढ़ाई की आदत बन रखी थी, तो मैंने रात-दिन पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अपना लाइक चैंटिंग लगा के रखता था वहाँ पे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के लिए अपने दूसरे मोबाइल में और वो चलता रहता था रात में 2-3 घंटे का नींद ले लिया 12 से 3-4 बजे तक बाकी क्योंकि अपने घर में ही रहना था तो इतना कुछ ज़्यादा रूटीन का इतना टेंशन नहीं था। रूटीन हालाँकि मैं मेंटेन करता था बट कहीं न कहीं क्योंकि लॉकडाउन था तो बाहर आप जा ही नहीं सकते थे। तो मैंने उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन करते हुए बैक टू बैक सर्टिफ़िकेशन करने शुरू किए, करते गया, करता गया और कई दिनों बाद मुझे जब ये हुआ कि यार अब बहुत कर लिया, थोड़ा रेस्ट लेते तो देखा तो मैंने काउंटिंग करी तो वो उतना हो रहा था। एंड उससे जो मुझे उस दौरान जो मुझे सीखने को मिला डेफिनिटली वैसे मैंने सिक्योरिटी के काफ़ी कोर्सेज़ किए। तो सिक्योरिटी के बारे में खासकर ग्लोबल जो एक्सपोज़र है उसके बारे में काफ़ी पता चला। अलग-अलग देशों का जो सिक्योरिटी सेटअप है, स्ट्रक्चर है और वहाँ पे कैसे जो मतलब कुछ थ्योरीज़ जैसे मैं अगर बताना चाहूँ विंडो ब्रोकन विंडो एक थ्योरी होती है सिक्योरिटी में। एक आपका ये लाइटिंग का होता है कि अलग-अलग लाइटिंग के क्या-क्या वैल्यू हैं, कि कितना आपका जो ये सारे सिक्योरिटी के कुछ टर्म्स हैं एरिया कैसा होना चाहिए, उसको कैसे आपको सेंसिटाइज़ करना है, वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। देन एचआर के मेरे इंटरेस्ट था एचआर के बारे में, एम्प्लॉयी एंगेजमेंट के बारे में पढ़ा और काफ़ी कुछ की वो जो ह्यूमन रिसोर्स बिज़नेस पार्टनर होता है एचआरबीपी उसका क्या रोल होता है। देन एचआर कंसल्टेंट का क्या रोल होता है, जेनेरिक प्रोफाइल में क्या होता है और ट्रेनिंग कोर्सेज़ के बारे में पढ़ा। देन मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मैंने साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज़ किए। तो इस तरह से जो भी मैंने सीखा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सारे के सारे कोर्सेज़ करके इमीडिएटली आपको कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा इमीडिएटली, बट कुछ चीज़ें आपकी जर्नी में हेल्प करेंगी। आपको जो जब आपके पास वो टर्म्स आएँगे तो आप रेफरेंस ले जाएँगे कि हाँ, मैंने वो पढ़ा था, ये ऐसे होता है। तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्प होती हैं। तो आपकी पढ़ाई आपको लाइफ टाइम हेल्प करती है। दैट इज़ समव्हेयर वेयर आई थिंक ये जो मैंने इससे ग्रुप भी शुरू किया, उसको जो मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, उसमें वो उस पढ़ाई का रोल है क्योंकि उसने मुझे मल्टीटास्किंग और वो उन टर्म्स को जो कि एक बिज़नेस में यूज़ होती हैं, वो चीज़ें मैंने कहीं न कहीं जो कि क्या चैलेंजेस होते हैं, उन्हें कैसे ओवरकम करना है, वो चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी मैम एंड इट इज़ हेल्पिंग मी नाउ। एंड मैंने अगर आप अगेन आपका प्रोफाइल जो पढ़ा था उसमें आपने लिखा है कि आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आप राइटर मैम, भी हैं, आप पोम भी लिखते हैं, आप ब्लॉग्स भी राइट करते हैं। राइट सो मैम। उसके पीछे की जो क्या कहानी है, मतलब राइटर बनने का या मोटिवेशन स्पीकर कैसे आप बने, एंड पोएम्स राइट करने का जो आपको शौक है वो कैसे आया, कब से लिख रहे हैं आप? मैम मैं एक तो इस मामले में थोड़ा लकी था कि मेरे मेरे फैमिली बैकग्राउंड जैसे मम्मी साइड से आर्मी में है तो बचपन से और बस मैं बोला जैसे बच्चे में एक ट्रेट होता ही है पर्सनालिटी ट्रेट होता है जो दिख जाता है तो मैंने 6 साल की उम्र से एक्सरसाइज शुरू कर दी थी जब मैं फर्स्ट में था और 8 साल का था मैं थर्ड में जब मैंने रनिंग शुरू कर दी थी मैं चने भिगो के खुद से ही जाता था और 4-5 किलोमीटर भाग के हमारे सोरी जगह में हम रहते थे और अलग अलग ब्लॉक्स थे वहां पे तो रोड पे 4-5 किलोमीटर भाग के आता था वापस चने खाता था तो वो चीजें तो थी
गर्मी की छुट्टियाँ हमारी पड़ी थी 7वीं क्लास के बाद, तो वहाँ पे मैंने पोएम्स लिखनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरे एक मामा है जो पोएम लिखते हैं, तो उनके साथ-साथ मैंने देखा कि बेसिकली तुकबंदी बिठानी होती है, तब उस हिसाब से लिखा, पर वो भी पोएम्स बहुत अच्छी चली। और कहते हैं, मैंने वो 12-15 पोएम उस गर्मी की छुट्टियों के दौरान लिखी थी, जो अभी भी मेरे पास पड़ी हैं। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं बचपन से ही थी, जो मुझे बढ़ावा मिला, फैमिली ने भी सपोर्ट किया, वो मैं कर पाया। बट जो मेरा मोटिवेशनल स्पीकर की जर्नी हुई और जो मैं इनमें बिग टाइम आ पाया, वो तब से आया जब मैं नेवी से आने के बाद, और सिविल में जॉब भले ही मुझे तुरंत मिल गई, बट उसमें भी 5-6 महीने लगे। तो जो उस 5-6 महीने में जो मैंने लोगों का रवैया देखा, सिविल लाइफ देखी, जो मैंने बताया आपको, 3 महीने मैंने कॉल सेंटर में काम करके वो भी लाइफ का एक्सपीरियंस लिया। तो मैंने देखा कि चीजें इतनी आसान नहीं है, और किस तरह से मैंने उस दौरान अपने आप का मोटिवेशन डाउन नहीं होने दिया। बारे में फौजियों से, एक्स फौजियों से, उनसे कनेक्ट किया कि क्या मुझे करना चाहिए, गाइड मी, अपने फैमिली से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उस दौरान मैंने जो अपने आप को, विल पावर को मजबूत रखा, उस लल पीरियड को, उस टाइम को, उस 5-6 महीने को जो मैंने निकाला, उस दौरान मैंने काफ़ी पढ़ाई भी करी, मैंने एमबीए की कोचिंग भी करी, और मैंने इनफैक्ट मेरे कैट के भी कुछ अच्छे 20 स्कूल्स क्लियर हैं कैट के थ्रू, और टॉप के 20 स्कूल्स मैंने क्लियर किए। तो हालाँकि क्योंकि मेरा अडानी में तब तक एक्सपोज़र मिल गया था, कॉर्पोरेट ब्रेक थ्रू मिल गया था, तो मैंने वहाँ पे जॉइन किया। तो उस चीज़ को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली, फिर मैंने उसको कभी जाने नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मुझे इसे वर्ड्स में दर्शाना है, कि कैसे, या अपनी स्पीच में दिखाना कि भाई आपको हिम्मत नहीं हारनी। इट इज़ नॉट दैट कि नाउ यू आर नो मोर अ डिफेंस ऑफिसर एंड यू आर बैक टू द स्क्वायर वन, एंड आपको दोबारा से अपनी जर्नी शुरू करनी है, तो हिम्मत नहीं हारने का। आप डेफिनिटली कुछ कर लेंगे, क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ है, आप वो सब कुछ कर चुके हैं। तो वो चीज़ें मैं अब इस तरह से लोगों को बताता हूँ, कि जो किसी बैड फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, या जिनमें मोटिवेशन की कमी होती है, तो आई टेल टेल देम कि फेज़ अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उस दौरान अगर आप में वो मेंटल टफनेस है, अगर आप में वो काबिलियत है, और अगर आपको अपने पर भरोसा है, तो आप उससे ऊपर आ सकते हैं। तो इस ये कुछ टूल्स भी होते हैं, जिसको यूज़ करते हुए मैं उनको, उनकी लाइफ़ को पहले समझता हूँ, और फिर अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से उनको बताता हूँ, आंसर्स देता हूँ। एंड ऑन द सेम टाइम मैं एक जेनेरिक जो है अपने जो फीलिंग्स है, उनको आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और पोएम्स के थ्रू लिखता रहता हूँ। जैसे मैंने बताया, मैंने इफ यू कैन करके जो पोएम लिखी, वो मेरी जर्नी पे आधारित है, कि कैसे-कैसे मुझे कई जगह चैलेंजेस आए, और मैंने कैसे उनको ओवरकम किया। तो इफ यू कैन कम ओवर दोज़ चैलेंजेस, इफ यू कैन प्रूव योर पॉइंट, तो यू कैन डेफिनिटली बी अ सक्सेसफुल पर्सन। दैट्स रियली नाइस, दैट्स काइंड ऑफ मोटिवेटिंग। एंड राइट। आपके लिंक्डइन पे 31,670 17 फॉलोअर्स हैं। सो वो कैसे हुआ सर, एकदम से? मैम, वो मेरे इनफैक्ट एक लिंक्डइन पे है, दूसरे लिंक्डइन पे भी मेरे अराउंड, मेरे 2 अकाउंट है, उसमें भी अराउंड ऑलमोस्ट 600,000 अभी हो चुके हैं, और दोनों ही जगह बढ़ते भी रहते हैं। अभी हो सकता है काउंटिंग थोड़ी-सी आपको ज़्यादा ही मिले। तो द थिंग इज़ कि क्योंकि मैं लिंक्डइन पे थोड़ा पुराना हो गया हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से पहले ही जॉइन कर लिया था। आई न्यू अबाउट दीज़ अपॉर्च्युनिटीज़, क्योंकि आने के बाद आई वाज़ लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्च्युनिटी इन कॉर्पोरेट, एंड आई गॉट टू नो दैट लिंक्डइन इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे जब मैंने लोगों से नेटवर्किंग करी थी, तो एक तो मेरा बैकग्राउंड होने के नाते मुझे एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा था। सेकंडली, फिर जब मैंने एक जॉब में मैं आ गया, तो मैंने अपने स्किल्स को ब्रॉडकास्ट को करना शुरू किया। मैंने ब्लॉग्स और आर्टिकल, जैसे मैंने बताया, मैं लिखता हूँ। तो वो लोग पढ़ते हैं, उनको लाइक करते हैं, कहीं न कहीं आपकी एक इमेज बनती है, उस इमेज को लोग ट्रैक करना शुरू करते हैं, आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, और ऐसे करते-करते आपकी फॉलोइंग लिस्ट जो है बढ़ती जाती है, आपके कनेक्शन बढ़ते जाते हैं। तो वो एक जर्नी इस टाइप से हुआ। तो now I'm almost 7-8 years old on LinkedIn. So it's a big long journey, and this is how it is growing this way now. ओके। एंड आपके अकॉर्डिंग लीडरशिप की क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या क्या स्किल्स जो हैं वो एक पर्सन को जो है डेवलप करनी चाहिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए? मैम, लीडरशिप की ही सारी इंपॉर्टेंस है, खासकर हमारे आर्म फोर्सेस में। तो बोला जाता है, अगर लीडर हम नहीं है, जो हमारा पैटर्न है आर्म फोर्सेस का, तो इनफैक्ट पुराने जमाने में भी जैसे कहते हैं ना, राजा मर गया तो सेना ने सरेंडर कर दिया। ऐसे आर्म फोर्सेस में भी होता है कि जो ऑफिसर है वो लीड करता है, और वो एक ट्रू लीडर होता है, लीडिंग बाय एग्जांपल होता है। और लीडरशिप को अगर मैं नटशेल में समझाऊं, तो लीडरशिप इज नटशेल में वो ये है कि लीडरशिप इज गेटिंग अ वर्क डन थ्रू फ्रॉम योर पीपल इन अ वे दैट दे फील दैट इट इज देयर ओन वर्क। जब दूसरे वाले, सामने वाले को ये काम करो, ये लगे कि ये उसका खुद का काम है, तो वो एक अच्छा लीडर है, जब वो, अगर वो एक भावना ला सके उनमें। तो लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है मैम, क्योंकि लीडर ही गाइड करता है, और किसी ना किसी को अपना, भीड़ का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, जैसे हम बोलते हैं क्राउड, मॉब होता है, बट मॉब को ही अगर आप एक
कहते हैं लीडर दे देते हैं, कैप्टन दे देते हैं, वो टीम बन जाती है। तो दिस इज अ वेरी बिग रोल टू प्ले। एंड लीडरशिप की कुछ जो क्वालिटीज होती हैं वो जैसे ओएलक्यूज में, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में भी सिखाया जाता है, फौज में भी हमें, कि वो जो क्वालिटीज होती हैं वो ये होती ही इस टाइप से कि इनिशिएशन होना चाहिए। तो इनिशिएटिव स्किल होनी चाहिए, आपको शुरुआत करनी है। जब कोई सामने नहीं आ रहा तो आपको होना चाहिए नहीं मैं सामने आऊंगा। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इनिशिएटिव अपना आप में उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इनिशिएट कर सकें। देन आप में वो मेंटल टफनेस, फिजिकल टफनेस होनी चाहिए कि आप उसे सस्टेन कर सकें। आप में कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि आपकी कोऑपरेटिव स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि आप सब टीम को साथ ले सके। तो टीम बिल्डिंग स्किल्स होनी चाहिए आप में कन्विंसिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को समझा सके। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी बाय द वे ऑल क्यूज भी हैं। ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकें। जो डिसऑर्गेनाइज चीजें, आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली को कर पाएंगे, अपने आस पड़ोस को कर पाएंगे, अपनी टीम को कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग इन इट सेल्फ अ क्वालिटी अगेन। सो देन करेजियस होना चाहिए इंसान, क्योंकि करेज बहुत बड़ी चीज है। जो डर गया उसकी तो जर्नी खत्म हो गई। तो डर डर से आगे ही जीत जैसे बोला भी जाता है। तो करेज होना बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। जिस काम में लग जाए आप फिर उसमें जी जान से लग जाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है एक लीडरशिप के लिए जरूरी होते हैं। और ये धीरे धीरे बचपन से थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी में होता है, बाकी उसको डिफाइन किया जाता है। और इसमें एनसीसी का, आपके स्कूल का, आपके गार्जियंस का और आपकी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का, अच्छे लोगों से कनेक्ट होने का बहुत बड़ा रोल होता है मैम। ओके, एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कोई भी टास्क ले लो, उसमें टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल जो है सारी जॉब्स ऐसी हो गई हैं जहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करनी ही करनी है। तो राइट आपको मैम। अपना टाइम जो है वो मैनेज करना आना चाहिए। राइट मैम। मैम, बाय द वे आई एम अ टाइम इंटेलिजेंस कोच ऑल्सो। मैंने इस पे कुछ प्रेजेंटेशन ली है, मैंने ओएनजीसी में लिया, मैंने पैन इंडिया पुलिस ऑफिसर्स का लिया, दिल्ली पुलिस के प्लेटफॉर्म के थ्रू। और मैं इस पे आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, पीपीटी भी है मेरे पास। तो टाइम इंटेलिजेंस तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैम। टाइम इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट एज यू सेड इज एवरीथिंग। आपके पास 24 घंटे है, उसी 24 घंटे में आपको सब कुछ करना है। लीडर भी वो 24 घंटे रखता है, एक फॉलोवर भी वो 24 घंटे रखता है। एक सक्सेसफुल इंसान के पास भी वही है, बिलियनियर के पास भी वही है जो एक नॉर्मल वर्कर या एक नॉर्मल एम्प्लॉय के पास है। तो इट इज अबाउट हाउ यू यूटिलाइज। हालांकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं इसको नहीं मानता। हर एक की अपनी प्रायोरिटीज होती है, डिपेंड करता है कि आप प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करते हैं। तो द थिंग जर्नी स्टार्ट फ्रॉम प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या आपको अपने घर की साफ सफाई और अपने पॉलिटिक्स की जो बातें हैं और अपने छोटी छोटी बातों में ही इंटरेस्ट है, वो आपकी प्रायोरिटी है? या आपको देश के लिए कुछ करना है, या आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, वो आपकी प्रायोरिटी है? तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको अपनी प्रायोरिटी वो रखनी पड़ेगी। तो आपको उसी 24 घंटे में उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 24 ही घंटे अगर आप उनको इधर उधर की बातों में लगा देंगे तो फिर आप बड़े काम कैसे करेंगे? तो पहले तो आपको एक थोड़ा सा अपना चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको बड़ी चीजों पे फोकस करने के लिए छोटी चीजों को थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा, छोटी बातों को, छोटे कामों को, इस तरह से। When I say छोटा, छोटा as in something which is not much of much importance. Secondly, आपके पास फिर प्रायोरिटी एक बार आपकी सेट हो गई, आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो आपको उनको राइट डाउन कर लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए, मेंटली उसके नोट बनाइए और फिर उस पर वर्क कीजिए। आपको इसमें आजकल तो स्मार्टफोन का बहुत बड़ा इसमें योगदान हो सकता है। आप इसको एविल की जगह एक ब्लेसिंग की तरह यूज कर सकते हैं कि आप इसमें अलार्म्स लगा सकते हैं, रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि आपको फाइनली हेल्प करेगा आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीने में। मान लीजिए जैसे शाम का टाइम होता है, बंदा ऑफिस के काम से आता है या पढ़ाई पूरे दिन करी होती है, तो शाम को उसको कई बार हमारा काम क्योंकि थक गया होता है, दिमाग नहीं काम करता कि क्या करें, ऐसे हम मोबाइल डूडल डूडल करते रहते हैं। बट उस टाइम पे अगर आपके पास अलार्म रखा हुआ है, आपके मेमो तैयार है, तो आपको पता है कि हाँ मुझे शाम को ये करना है, आज शाम को ये करना है, कल शाम को ये करना है, या मैंने मेरे ये टास्क है पेंडिंग, टू डू लिस्ट जिसे हम कहते हैं, टू डू लिस्ट। वो चीजें जो है आपको हेल्प करती हैं अपना टाइम मैनेजमेंट करने में, बैक टू आपको फोकस लाने में। जो आपका फोकस हट गया होता है उसे वापस फोकस लाने में मोबाइल के वो रिमाइंडर्स, मेमोज, वो सब बहुत काम आते हैं। थर्ड आई वुड से कि मल्टीटास्किंग इन अ वे। मल्टीटास्किंग व्हेन आई से, तो आपके जो मैनुअल काम है, जैसे अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, आप कैसे साथ साथ कुछ और कर सकते हैं? आप मोबाइल में बात करते करते, आजकल नेट चलता है ज्यादातर मोबाइल्स का, व्हाट्सएप कॉल्स भी होते हैं फॉर दैट मैटर, वैसे भी चलते हैं। तो आप अपना मैनुअल एक्टिविटी जो है, जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस के में आपको कुछ ऐसे काम करने जो मैनुअल, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, या आपको अपना सोशल मीडिया भी करना है, तो आप बात करते करते अपने सोशल मीडिया को, वो अगर अंटिल इट इज योर ऑफिशियल आर गोइंग, वो आप साथ साथ कर सकते हैं।
आप उसी टाइम आप अपना वॉकिंग कर सकते हैं, जो कि आइडिया की एक एडवर्टाइजमेंट भी थी कि वो व्हाइल यू टॉक, सो दैट इज ऑल्सो आपकी फिटनेस भी साथ साथ हो रही है। तो चैंटिंग कर सकते हैं आप, रनिंग अगर कर रहे हैं तो उस दौरान। तो आपको ये देखना है कि आप ऐसी कौन-सी एक्टिविटीज़ है जिनको आप दूसरे से क्लब कर सकते हैं। दैट मल्टीटास्किंग इज़ वेरी इंपोर्टेंट रादर देन टेकिंग आउट टाइम सेपरेटली फॉर एन एक्टिविटी, यू कैन मर्ज 2-3 एक्टिविटीज़ एंड सेव अ लॉट ऑफ time on that part also. Then second part is that um, the third part rather is like about आपको अपने टाइम के साथ-साथ ये भी देखना है कि आप दूसरों से भी काम करवा सकें, क्योंकि आपके पास 2 हाथ-पैर हैं, 24 घंटे हैं, बट अगर आपको कुछ ज़्यादा बड़ा टास्क करना है तो उसमें डेलीगेट। आपको कहते हैं ना, हाँ, डेलीगेशन ऑफ वर्क और सपोर्ट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, मतलब आपको उनको भी करना है। ऐसा नहीं सिर्फ आप उनसे करवाएँगे, उनसे भी कुछ आपको म्यूचुअल जिसे कहते हैं, ऐसी चीज़ों को डिसाइड करना होगा जिसमें आप उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कोई आपको अपने फ़ायदे के बिना काम नहीं करेगा, हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो यू हैव टू मेक देम understand that this is mutual work, and then you can delegate that work to them. जैसे ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में जैसे हम अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हैं, ऐसे आपके पर्सनल लाइफ में जो एजेंट गोल्स हैं, जो हाई आपकी लीड कोचिंग का हो गया, आपको अगर कुछ फर्दर स्टडीज करनी है, या आपको स्टार्टअप करना है, या आपको कुछ अदर देन जॉब भी कुछ करना है, या जॉब में आपको आगे जाना है, तो उसके लिए आपको जो अपना जो गाइडेंस है, जो सपोर्ट चाहिए बाकी लोगों से, उसको आप यूटिलाइज कीजिए। सो दैट विल हेल्प यू कि आपके दिमाग से कहते हैं एक से बढ़कर दो, एक से और एक 11 मिल जाते हैं, तो दैट थिंग इज देयर। तो ये सर कुछ टूल्स हैं, जो ऐसे कई सारे और भी टूल्स हैं जो मैं अपनी ट्रेनिंग में बताता हूँ। तो ये यूटिलाइजिंग दीज टूल्स यू कैन इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम मैन। राइट, राइट। एंड अगर बात करें आपके नेवी की जर्नी की, सो उसको राइट। अगर आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? नेवी जर्नी has transformed my life from a human being, normal human being, to a disciplined human being. ओके। एंड वन मैसेज फॉर द यूथ जो नेवी या आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं? My message for all of them will be that please start preparing from day one. Whenever you plan that you have to go there, start reading about it, get in touch with people who are associated with armed forces, who are serving there, get to know what all is required, and start working on it. एक